हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। तो ये है वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले कई सारी वीडियोस आ चुकी हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की और उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन कवर हो चुका है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कवर होने के बाद अब नेक्स्ट आता है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। यानी कि यूरोप में समाजवाद का जो प्रोग्रेशन था, यानी कि समाजवाद किस तरह से प्रोग्रेस करता है, किस तरह से उत्थान होता है समाजवाद का यूरोप में, और रूसी क्रांति यानी कि रशियन रिवॉल्यूशन जो 1917 में हुई और उसके बाद यूएसएसआर बनने का जो सिस्टम था वो शुरू हुआ, सिलसिला शुरू हुआ। तो वो सब चीज़ हम इसमें देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री की चैप्टर 2 में। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि लेट्स क्रैक इट का यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ पे सब सब्सक्राइब कर लीजिए उसको, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ लेट्स क्रैक इट का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इसको ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे करंट अफेयर्स के अपडेट्स, जितनी भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं, सभी के अपडेट्स आपको वहीं पर मिलते हैं। तो उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, वो फ्री है, कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है इजीली। चलिए स्टार्ट करते हैं एज ऑफ सोशल चेंज। और इससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा गाइस, जो स्टूडेंट्स आर ओ एडवोकेट जनरल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पर पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। और जो स्टूडेंट्स आर ओ एडवोकेट जनरल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इन 15-20 दिनों में टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर कई सारे टेस्ट लगा लेंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मॉरल बूस्ट मिलेगा। और आपका जो एग्ज़ाम है जो 23 जैन को मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे 7665804421 पर व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एज ऑफ सोशल चेंज। तो भारत में राजा राममोहन रॉय और डिरोजियो, यानी कि जो हेनरी विवियन डिरोजियो थे, टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो राजा राममोहन रॉय, ये 1800s की बात है, 1820s की। और जो हेनरी विवियन डिरोजियो थे जिन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट एक तरह से आप कह सकते हो चलाया था, उन्होंने सिग्निफिकेंस बताया फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस था, उसके महत्व के बारे में बताया। एंड मैनी अदर्स डिबेटेड द आइडियाज़ ऑफ पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप। तो यूरोप का जब रिवॉल्यूशन हो गया 1789 के बाद, तो उसके जो आइडियाज़ निकल के आए वहाँ पे, वो आइडियाज़ भी सब जगहों पे बहुत ज़्यादा डिबेट होने लगी, उन पे चर्चा होने लगी। द डेवलपमेंट्स इन दी कॉलोनीज इन टर्न रीशेप्ड दीज आइडियाज़ ऑफ सोसाइटल चेंज। तो बाद में कॉलोनीज़ में जो डेवलपमेंट्स हुए उससे क्या हुआ, सोसाइटी जो सोचती थी, जो आइडियाज़ थे, उस पर भी क्या होने लगा, चेंज आने लगी। नॉट एवरी वन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। लेकिन सभी लोग नहीं चाहते थे यूरोप के अंदर कि सोसाइटी में चेंज आए। कुछ लोगों को अगर किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा था तो वे नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे कुछ चेंज आए, वो चाहेंगे कि जो चीज़ चल रही है वो एज इट इज़ चलती रहे। Responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift. रिस्पॉन्स वेरी करते थे, यानी कुछ लोगों को तो लगता था कि नहीं, जो चेंज आ रहे हैं वो अच्छी बात है, कुछ लोगों को लगता था कि चेंज नहीं आने चाहिए, या कुछ लोगों को लगता था कि चेंज आ तो रहे हैं लेकिन बहुत तेज़ी से ना आए, धीरे धीरे आए, ग्रेजुअली आए। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही बहुत सारा सिस्टम आप चेंज कर दो। मतलब वो चेंज को पसंद तो कर रहे थे, बदलाव तो चाह रहे थे, लेकिन एकदम से बदलाव नहीं चाह रहे थे, धीरे धीरे बदलाव चाह रहे थे। सम वर कंजर्वेटिव्स, कुछ लोग कंजर्वेटिव्स थे, कुछ लिबरल थे, कुछ रेडिकल थे। देखिए यहाँ पे कंजर्वेटिव, लिबरल, रेडिकल का मतलब हमेशा वो नहीं है कि कंजर्वेटिव मतलब कट्टरपंथी होते हैं, लिबरल ठीक है, रेडिकल वो हो गया जो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से उग्रवादी हो गए, या एक तरह से आप कहते हैं बहुत ही ज़्यादा रेडिकल लोग हैं, कि जो बहुत ही ज़्यादा कट्टर हैं किसी चीज़ के प्रति। हमेशा इन वर्ड्स का मीनिंग यहाँ पे सेम नहीं होता, यहाँ पे इनका मीनिंग थोड़ा अलग है। ये क्या होते हैं ये हम आगे आने वाले पार्ट में देखेंगे। Through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century. तो देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सोशलिज्म, एक होता है कैपिटलिज्म। हिंदी में कहते हैं सोशलिज्म को समाजवाद, कैपिटलिज्म को कहते हैं पूंजीवादी। तो देखो पहले सोशलिज्म समझते हैं कि सोशलिज्म क्या है। सोशलिज्म को हिंदी में कहा गया समाजवाद। तो समाजवाद का अपने आप में मीनिंग ये होता है कि वहाँ पर जो भी होगा सब चीज़ समाज के लिए होगी, समाज से होगी, समाज की होगी। यानी कि हर चीज़ एक तरीके से देखा जाए तो पब्लिक होगी, यानी कि सरकारी होगी। आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो हर चीज़ सरकारी होगी तो वो सोशलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब हो गया पूंजीवादी, यानी हर चीज़ पूंजी के लिए है, पैसे के लिए है, पूंजीवादियों से है, कैपिटलिस्ट लोगों से है। यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें या हर चीज़ आप कह सकते हो कि प्राइवेट होगी। तो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म आपस में दोनों एक दूसरे के एंटी रहते हैं हमेशा, है ना। सोशलिस्ट लोगों का कहना है कि हर चीज़ सरकारी हो, सब लोगों की हो। कैपिटलिस्ट का कहना क्या है कि भाई सब चीज़ प्राइवेट लोगों की होनी चाहिए।
तो अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका यानी कि यूएसए एक कैपिटलिस्ट देश है, ठीक है, और जो रशिया है यानी कि उस टाइम का यूएसएसआर और आज का रशिया वो एक सोशलिस्ट कंट्री है। तो इसलिए रशिया और यूएसए भी आपस में एंटी रहते हैं एक दूसरे के, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है, एक सोशलिज्म पे चलता है और एक कैपिटलिज्म पे चलता है। हालांकि अब कुछ हद तक ये कमज़ोर हुए हैं ये चीज़ें, लोग प्राइवेट कल्चर की तरफ काफ़ी बढ़ रहे हैं, यानी कि प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो यानी कि कैपिटलिज्म की तरफ हम जाते जा रहे हैं। भारत ने एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अपनाया था कि एक मिश्रित हमारे यहाँ इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, हमारे यहाँ कुछ चीज़ें सरकारी थी, कुछ चीज़ें प्राइवेट थी। लेकिन अब धीरे धीरे आगे आगे जो गवर्नमेंट्स आ रही हैं वो क्या कर रही हैं, वो सरकारी को ख़त्म करती जा रही हैं और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाती जा रही हैं। हालांकि ये चीज़ गलत है, कहीं कहीं पर सरकारी होना चाहिए और कहीं कहीं पर प्राइवेट होना चाहिए, सब प्राइवेट भी सही नहीं है और सारा सरकारी भी सही नहीं है। तो मिश्रित जो सिस्टम था, मिक्स्ड जो सिस्टम था इंडिया में, वो सही है। नेक्स्ट आता है लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। तो लिबरल्स नाम से समझ में आ रहा है, लिबरल्स का मतलब है कि उदारवादी जो लोग हैं, अब वो चेंज चाह रहे थे कि भाई सोसाइटी के अंदर चेंज आना चाहिए। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। तो लिबरल चाहते थे कि एक देश ऐसा हो जहाँ पर सभी धर्मों को टॉलरेट किया जाए, सभी धर्मों का वहाँ पे आदर हो। एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर। तो उस टाइम पे यूरोप में जो राज्य थे उन सब में डिस्क्रिमिनेशन होता था कि भाई आप एक धर्म के और दूसरा दूसरा धर्म का है। ब्रिटेन जो था वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर करता था, ऑस्ट्रिया और स्पेन जो थे वो कैथलिक चर्च को फेवर करते थे। यानी कि एक जो इंग्लैंड के चर्च के जो मान्यता वाले थे लोग थे उसको ब्रिटेन फॉलो करता था या फेवर करता था, ऑस्ट्रिया और स्पेन जो फॉलो करता था या फेवर करता था वो कैथलिक चर्च को करता था। यानी कि क्रिश्चियनिटी के अंदर भी डिविजन्स थे, जिस तरह से हिंदुइज्म रिलीजन के, हिंदू धर्म के अंदर डिविजन्स हैं, लाइकवाइज क्रिश्चियनिटी में भी कई सारे डिविजन्स थे। तो कुछ लोग किसी चर्च को मानते थे, कुछ लोग किसी चर्च को मानते थे। तो इस वजह से वहाँ पर जो मान्यता थी या वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन था एक दूसरे रिलीजन के प्रति वो काफ़ी था। लिबरल्स ऑल्सो अपोज्ड द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। तो जो उदारवादी लोग थे वो जो डायनेस्टिक रूलर्स थे, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो डायनेस्टी चलती आ रही है, जो राजवंश चलता आ रहा है, उसकी उनके पास जो अनकंट्रोल्ड पावर थी, यानी असीमित जो उनके पास पावर थी, उसके भी वे खिलाफ थे। दे वॉन्टेड टू सेव गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो वे चाहते थे कि हर पर्सन का जो राइट है, इंडिविजुअल को जो राइट है, वो सरकार के प्रति जो राइट है, सरकार के अगेंस्ट जो राइट है, उसकी सुरक्षा हो सके, सेव गार्ड हो सके। यानी वे सरकारों के खिलाफ व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट। यानी वो कहते थे कि एक रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो आज का पार्लियामेंट्री सिस्टम है भारत में, वो चाहते थे कि इस तरह से संसदीय प्रणाली लागू हो, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव हो, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, सब्जेक्ट टू लॉज, है ना, कानून से सब्जेक्टेड हो, वो इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेंड जुडिशरी। यानी कि बहुत ही अच्छी जुडिशरी होनी चाहिए जहाँ पर अच्छे से कानून की आप कह सकते हो कानून फॉलो होता हो। दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। और वो किसी सरकारी कर्मचारी या रूलर से इंडिपेंडेंट हो। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी पे किसी जो रूलर है वहाँ का उसका इन्फ्लुएंस हो, ऐसा नहीं है। जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंटली अपने फैसले सुनाए। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। बात ये थी जो लिबरल्स तो थे में, लेकिन वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। यानी कि वो ये नहीं समझते थे या वो ये नहीं थे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हर आदमी को 18 साल से ऊपर या 21 साल से ऊपर, जो भी पर्टिकुलर एज आप एक मान लो कि इससे ऊपर जो भी पर्सन होगा, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे कोई भी हो, उन सबको वोट डालने का हक मिलेगा। तो ये इनके अंदर अभी भी फीलिंग्स नहीं थी लिबरल वालों के अंदर। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी कि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सभी को वोट डालने का अधिकार होगा। अगर कोई 18 साल से ऊपर का पर्सन है और तो 18 साल से ऊपर के पर्सन को, सभी पर्सन को वोट डालने का अधिकार होगा, वो लिबरल्स नहीं थे। दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। वो भी यही समझते थे कि जिन आदमियों के पास, औरतों की बात उन्होंने भी नहीं की, औरतों को तो वोट डालने का हक ही नहीं था, चाहे वो पैसे वाली हो चाहे नहीं हो। लेकिन जो पुरुष पैसे वाला होगा, प्रॉपर्टी वाला होगा, संपत्ति वाला होगा, वो ही वोट डाल सकता है और कोई वोट नहीं डाल सकता। जो लिबरल लोग थे वो भी ये सोचते थे। दे ऑल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर वीमेन। और वे ये भी नहीं चाहते थे कि औरतों को वोट डालने की अनुमति मिले। इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्री पॉपुलेशन। रेडिकल जो लोग थे, रेडिकल्स क्या सोचते थे, हमने लिबरल्स का तो देख लिया कि लिबरल्स क्या सोचते हैं, अब रेडिकल्स देखते हैं। तो रेडिकल्स सोचते थे कि गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्री पॉपुलेशन, यानी कि उस देश की पॉपुलेशन में से जो भी लोग मेजॉरिटी के हैं उसी से गवर्नमेंट बननी चाहिए। मैनी सपोर्टेड विमेंस सफरेगेट मूवमेंट्स। तो उन्होंने ये कई सारे रेडिकल्स ने विमेन का जो सफरेगेट मूवमेंट था, सफरेगेट मूवमेंट का मतलब होता है कि जो औरतों को अधिकार दिलाना था वोट डालने का, उसके लिए जो आंदोलन चलाए गए उसको रेडिकल्स ने सपोर्ट किया। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज्ड द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स। जो लिबरल्स, जैसे लिबरल्स तो इसके अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन
जो रेडिकल लोग थे, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनके पास जो बहुत अच्छे अच्छे प्रिविलेज थे, उनके पास जो बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं थी, जो रेडिकल लोग थे वो उनके खिलाफ थे. दे वर नॉट अगेंस्ट द एक्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक्ड कंसेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू. जो ये रेडिकल लोग थे, ये ऐसा नहीं था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल खिलाफ नहीं थे, लेकिन उनका कहना यह था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एक ही पर्सन के पास बहुत सारी हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. कई सारी प्रॉपर्टीज़ उसके पास, मतलब प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत सारे लोगों के पास होनी चाहिए, एक आदमी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. तो यानी कि कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी का. फिर कंजर्वेटिव्स कौन थे? कंजर्वेटिव्स और अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स. कंजर्वेटिव रेडिकल के भी अपोज थे और लिबरल के भी अपोज थे. आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज. तो कंजर्वेटिव पहले वो लोग थे जो बिल्कुल भी चेंज नहीं चाहते, लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उनको भी लगा कि हाँ भाई चलो ठीक है, थोड़ा बहुत जो चेंज है वो आ सकता है. अर्लियर इन द 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ चेंज. तो 18th सेंचुरी में कंजर्वेटिव शुरू में तो अपोज करते थे, यानी कि वो नहीं पसंद करते थे कि कोई चेंज आए, वो चाहते थे कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो. 19th सेंचुरी में यानी कि 1800 की कुछ शताब्दी में, जो 1800 वाला जब साल आए, दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वॉज इनएविटेबल. कुछ चेंज तो बहुत ही ज़रूरी है, उनको रोका नहीं जा सकता, बट बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रेस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस. तो उन्होंने कहा कि जो हमारा अतीत है उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए. उसको रेस्पेक्ट करते वक्त, यानी कि उसको रेस्पेक्ट करते हुए हमें एक बहुत ही स्लो प्रोसेस से धीमे धीमे चेंजेस लाने हैं. सच डिफरिंग आइडियाज़ अबाउट सोसाइटल चेंज क्लैश्ड ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल दैट फॉलोड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो अब देखिए, तीन तरह के लोग हो गए, रेडिकल हो गए, लिबरल हो गए और कंजर्वेटिव हो गए. तीनों के अलग अलग तरह की सोच हैं. तो इन तीनों के जो व्यूज़ थे आपस में क्या करते थे? टकराते थे. क्योंकि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद 1789 के बाद सोसाइटी अब किस तरह से आगे डेवलप करेगी, तो तीन तरह के लोग वहाँ पे हो गए. कुछ रेडिकल्स हो गए, कुछ लिबरल्स हो गए, कुछ कंजर्वेटिव्स हो गए. तो तीनों के जो व्यूज़ थे वो आपस में क्या करते थे? क्लैश करते थे. द वेरियस अटेम्प्ट्स एट रिवॉल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन 19th सेंचुरी हेल्प्ड डिफाइन बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ दीज पॉलिटिकल टेंडेंसीज. तो जितने भी लोग थे, सबकी जो अलग अलग टेंडेंसीज थी, तो कई सारे अटेम्प्ट किए गए वहाँ पे आंदोलन करने के, नेशन को ट्रांसफॉर्म करने के, उसको बदलने के. तो उससे समझ में आया कि किसकी क्या लिमिट है, बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल, कि इन टेंडेंसी की, लिबरल की क्या टेंडेंसी थी, रेडिकल की जो टेंडेंसी थी, इनकी क्या लिमिट्स हैं और क्या पोटेंशियल है, क्या क्षमता है इनकी, वो सबको धीरे धीरे समझ में आई. नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, यानी कि औद्योगिक समाज और समाज में जो परिवर्तन हुआ उसको देखते हैं. दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑफ अ न्यू टाइम. तो अब नया समय शुरू हो गया था, 1800 के बाद कुछ नया समय शुरू हुआ. इट वॉज टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशो इकोनॉमिक चेंजेस. तो वहाँ पर समाज में आर्थिक विकास काफ़ी हुआ, इकोनॉमिक में भी चेंज आए और सोसाइटी में भी चेंज आए. इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप्ड. तो नए नए शहर आने लगे, क्योंकि जब लोग जो थे वो गाँव से शहरों में बसने लगे और नए नए शहर बनने लगे. इंडस्ट्रियलाइज रीजन्स आने लगे, यानी कि कई जगह पे औद्योगिक क्षेत्र बन गए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उद्योग थे, यानी कि इंडस्ट्रीज़ थी. रेलवे एक्सपेंड हुआ यूरोप में. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हो गया यूरोप के अंदर. इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज. अब देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए कर्मचारी चाहिए, वर्कर्स चाहिए. तो औरतें, पुरुष और छोटे छोटे बच्चे भी, यहाँ तक कि बच्चे भी फैक्ट्रीज में आए और उन्होंने भी काम किया. वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर. ये तो होना ही था कि जो वर्क आवर्स थे, क्योंकि जो फैक्ट्री लगाई थी सरकार ने तो लगाई नहीं थी, अभी तो प्राइवेट लोगों ने फैक्ट्री लगाई थी. तो जो काम करने के घंटे हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे और जो उनको तनख्वाह मिलती थी वो बहुत कम मिलती थी. अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन. बेरोजगारी बहुत आम थी. कहने में मतलब अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पर्सन जो थे उस टाइम पे बेरोजगार हुआ करते थे, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड और इंडस्ट्रियल गुड्स. तो जब फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, तो जिस टाइम पे बहुत कम डिमांड हुआ करती थी इंडस्ट्रियल गुड्स की, उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट जो था, यानी कि बेरोजगारी जो थी, वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी. हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली. क्योंकि टाउन बहुत तेज़ी से बन रहे थे, वहाँ पर कोई भी टाउन प्लानिंग नहीं हो पा रही थी, इसलिए जो घर और जो वहाँ पे साफ़ सफाई की जो परिस्थिति थी या जो दिक्कतें थी वो बढ़ती जा रही थी. क्योंकि उनको बढ़ना इसलिए था क्योंकि टाउन्स जो बस रहे थे वो प्लान्ड टाउन नहीं बस रहे थे, रैंडमली लोग घर बनाते जा रहे थे और टाउन बसता जा रहा था. लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च्ड फॉर सोल्यूशन टू दिस इश्यूज. तो अब जो लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, उन्होंने जो है इसका सोल्यूशन निकालने का सोचा कि भाई अब जो ये दिक्कत होने जा रही है, सैनिटेशन की दिक्कत हो रही है, घरों की दिक्कत हो रही है, उससे कैसे निजात पाया जाए. ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स. जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सभी अकेले अकेले किसी न किसी आदमी की थी, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी थी. कहने का मतलब ये है. लिबरल रेडिकल देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स. जो लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, क्योंकि ये सब लोग कौन थे? ये मिडिल क्लास के लोग थे
जो पढ़े लिखे लोग थे और जो कुछ सोच समझ सकते थे। तो ये खुद प्रॉपर्टी ओनर्स थे और खुद एम्प्लॉयर्स थे, यानी कि खुद प्रॉपर्टी ओनर, यानी कि जो ये प्राइवेट कंपनीज बनाई थी, इंडस्ट्रीज बनाई थी, ये जो हुआ करती थी, ये कुछ इनमें से कुछ रेडिकल्स की या कुछ लिबरल्स लोगों की ही थी, है ना। और ये खुद एम्प्लॉयर भी थे, वहाँ पे लोगों को नौकरी पे भी रखते थे। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल एवेन्यू, दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज। तो उन्होंने, अब इन लोगों ने, लिबरल लोगों ने या रेडिकल लोगों ने पैसा कैसे कमाया? इन्होंने कैसे कमाया पैसा? ट्रेड के थ्रू, है ना। जो ओवरसीज ट्रेड होता था उसके थ्रू इन्होंने पैसा कमाया। इंडस्ट्रीज़ खोल खोल के जो इंडस्ट्रीज से सामान बेचा इन्होंने, उससे पैसा कमाया। कि इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव्ड इफ द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वाज हेल्दी एंड सिटीजन्स वर एजुकेटेड। तो उन्होंने कहा कि भाई हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं इंडस्ट्रीज कल्चर से, कब? अगर हमारे यहाँ की जो वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स का मतलब है जो कर्मचारी होंगे, जो काम करने वाले लोग होंगे हमारी अर्थव्यवस्था में, वो एक तो हेल्दी होंगे, और जो नागरिक हैं वो क्या होंगे? एजुकेटेड होंगे। अगर नागरिक हेल्दी, यानी कि एजुकेशन और हेल्दीनेस, ये दोनों अगर चीज़ें हैं, यानी कि इंसान पढ़ा लिखा भी है और इंसान स्वस्थ भी है, तो आप उससे बहुत ही बेहतर तरीके से काम ले सकते हैं एज कंपेरिजन टू किसी अशिक्षित, यानी कि अनपढ़ व्यक्ति से, या जो बीमार व्यक्ति है उससे। अपोज्ड टू द प्रिविलेजेस द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट। तो अब वो क्या थे? अपोज टू द प्रिविलेजेस द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ। तो यानी कि वो उन प्रिविलेजेस के अपोज थे, खिलाफ थे, जो एरिस्टोक्रेसी, यानी जो बड़े लोग, नोबेल क्लास के लोग हो गए, राजा महाराजा टाइप के जो लोग हैं, उनको बाय बर्थ मिला करते थे। उनका कहना ये था कि बाय बर्थ नहीं मिलना चाहिए, उस पर्सन को अपनी वैल्यू समझानी चाहिए लोगों को, कि उसके पास इतनी वर्थ है या वो इस काबिल है कि उसको चीज़ें मिल सकती हैं, तो ही वो राजा बनेगा या तो ही वो चीज़ों को रख सकता है। सिर्फ आप एक राजशाही परिवार में पैदा हो गए तो उसका मतलब आपको सब चीज़ें अच्छी मिलेंगी, ये अपने आप में कोई प्रमाण नहीं है। तो दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, कि उस पर्सन ने इंडिविजुअली क्या एफर्ट किया, क्या लेबर किया, क्या एंटरप्राइज करा, है ना, यानी कि क्या उसने करा, यानी क्या उद्यम उसने खोला अपना। तो अगर ये सब चीज़ वो कर पा रहा है तो ही वो पैसा कमा सकता है या बड़ा आदमी बन सकता है, वरना नहीं बनेगा। इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वॉज इंश्योर्ड, इफ द पुअर कुड लेबर, दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेंट, दे बिलीव दैट सोसाइटीज वुड बी डेवलप। तो उन्होंने कहा कि अगर इंडिविजुअल को, हर प्रति व्यक्ति को फ्रीडम मिलेगी, आज़ादी मिलेगी, पुअर कुड लेबर, गरीब व्यक्ति को काम मिलेगा, लेबर कर सकता है वो, दोज विद कैपिटल, जिनके पास पैसा खूब है, वो बिना किसी रोक टोक के काम कर सकते हैं, तो उनको लगता था कि सोसाइटी क्या कर सकती है? सोसाइटी डेवलप कर सकती है। मैनी वर्किंग मैन एंड वेमेन हु वांटेड चेंजेस इन द वर्ल्ड रैलीड अराउंड लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप्स। तो जो पुरुष चाहते थे, औरतें चाहती थी कि भाई चेंजेस आने चाहिए, तो लिबरल लोगों की और रेडिकल लोगों की बात सुना करते थे। सम नेशनलिस्ट्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रिवॉल्यूशंस टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815। तो कई सारे नेशनलिस्ट लोग जो थे, राष्ट्रीय लोग जो थे, लिबरल थे, रेडिकल थे, वो सभी चाहते थे कि 1815 के टाइम पे जिस तरह की सरकार यूरोप के अंदर बन गई थी उसको हम क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रशिया में, दे बिकेम रिवोल्यूशनरीज एंड वर्कड टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। तो अब फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया में ये सब जो लोग थे, लिबरल रेडिकल लोग जो थे, या इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले जो भी लोग थे, उन सब ने क्या बना लिया? रिवोल्यूशनरीज बन गए, वो क्रांतिकारी बन गए। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, और जो वहाँ का मोनार्क हुआ करता था, जिस भी देश में हो, चाहे वो इटली में हो, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे वो रशिया में हो, उन देशों के जो मोनार्क थे उनको सबको हटाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट हम इटली जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है, इटली किस तरह से आज़ाद हुआ, जर्मनी किस तरह से हुआ, वो हम नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो उसमें हम ये चीज़ पढ़ेंगे। नहीं, उससे पहले हिटलर वाला पढ़ लेंगे कि जर्मनी में क्या हुआ, जर्मनी के बाद फिर उसको पढ़ लेंगे। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रिवोल्यूशंस दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट्स। तो उन्होंने कहा कि नेशनलिस्ट ने ये कहा कि रिवॉल्यूशन इस तरह से करना है हमें कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जहाँ पे सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स होंगे। 1815 के बाद गुइस्पी मैज़िनी, एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, कंस्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली। तो अब गुइस्पी मैज़िनी ने इटली में, जो इटली के नेशनलिस्ट थे, उनके साथ कंस्पायर किया। कंस्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र रचा कि हम इटली को ये किस तरह से पा सकते हैं। नेशनलिस्ट्स एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग्स। तो गुइस्पी मैज़िनी की जो बातें थी वो भारतीय भी सुना करते थे, पढ़ा करते थे। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, यानी कि अब सोशलिज्म किस तरह से यूरोप में आना शुरू हुआ, अब इसको देखते हैं। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वाज सोशलिज्म। तो एक सोशलिज्म अपने आप में, एक समाजवाद जो है वो अपने आप में एक बहुत ही एक फार रीचिंग विजन था इसका, कि यानी कि एक ऐसी दृष्टिकोण था, दूरगामी दृष्टिकोण था, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि एक सोसाइटी को किस तरह से बनना चाहिए, किस तरह से ढलना चाहिए। मिड 19th सेंचुरी में, यानी कि 1850 के आसपास यूरोप में
सोशलिज्म एक वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज़ हो गया था दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज़ का मतलब है कि एक ऐसा एक आइडिया का जो ग्रुप था ये, कि लोगों को सोशलिज्म का जो कल्चर था वो बहुत पसंद आने लगा और ये बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलने लगी इसको, और 1850 के दौरान ये यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गया। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि सोशलिस्ट जो थे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। उनका कहना ये था सब चीज़ सरकारी होनी चाहिए। एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम, और ये सोचते थे, सोशलिस्ट ये मानते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कल्चर है ये ही सबसे बड़ी जड़ है उस टाइम पे सोसाइटी में जितनी भी दिक्कतें हैं, जैसे कि गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो भी ये कारण है, ये सब का सब कारण का रीज़न क्या है, इन सब के रीज़न क्या है, इन सब का रीज़न कैपिटलिज्म है या प्राइवेट प्रॉपर्टी होना है। तो अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सब सरकारी होगा, तो लोग बेरोजगार नहीं होंगे, लोगों को काम मिलता रहेगा। इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रॉपर्टीड वर कंसर्न्ड ओनली विद पर्सनल गेन। तो उनका मानना यह था कि इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी तो रखते हैं, वो काम भी देते हैं, लेकिन उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है कि अपना पर्सनल गेन उनका कितना हो रहा है, उनको इससे मतलब होता है, एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। और उनको उससे मतलब नहीं है कि जो उस प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बना रहा है, यानी कि कर्मचारी जो हैं, जो उनकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो मालिक होता है यानी कि जो ऑनर होता है उस फैक्ट्री का, उसको उससे मतलब नहीं होता कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको देखभाल भी करनी है, उनकी खुशी और उनके जो दुख है उसको भी शेयर करना है। जो ऑनर होता है उसको उससे मतलब नहीं होता, ऑनर को सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता है। सो इफ सोसाइटी एज अ होल रादर देन सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल प्रॉपर्टी, तो उनका कहना था कि अगर सोसाइटी पूरी खुद में कंट्रोल करेगी, ना कि एक अकेले पर्सन के रूप में एक प्रॉपर्टी को, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। तो सोशल इंटरेस्ट को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, सोशल इंटरेस्ट पे ज़्यादा अटेंशन पे किया जाएगा। देखिए, अगर एक ही पर्सन है, वो ही पर्सन सब चीज़ों को देखेगा तो वो अपने अनुसार देखेगा, वो सोचेगा कि अगर मुझे फ़ायदा हो रहा है तो मैं इस चीज़ को देखूंगा, वरना नहीं देखूंगा। लेकिन अगर ये एक गवर्नमेंट हो, सरकार हो, तो गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट का काम है कि वो सभी लोगों को एक तरह से साथ लेके चलेगी। अगर ये सरकारी हो जाए तो सब चीज़ सब लोगों के लिए चलेगी। तो अब जो सोशलिस्ट लोग थे उनका कहना ये था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ना होकर सोशलिस्ट नेचर के बनकर सब चीज़ सरकारी होनी चाहिए। सोशलिस्ट बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कॉपरेटिव्स। तो सोशलिस्ट किसकी बिलीव करते थे, किस आइडिया में, कॉपरेटिव्स के आइडिया में, यानी कि सहकारी जो योजना होती है, जो सहकार होता है ना, सहकारिता के उसके वो फेवर में थी। रॉबर्ट ओवन, अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए। ये भारत नहीं है, इंडियाना है, इंडियाना यूएसए में है। तो रॉबर्ट ओवन जो थे एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने सोचा कि वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, इसका नाम होगा न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए। पूछा जा सकता है कि न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए क्या है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, किसने बनाई थी, रॉबर्ट ओवन ने बनाई थी। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कॉपरेटिव्स कुड नॉट बी बिल्ट ऑन अ वाइड स्केल, ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव। तो अब कुछ सोशलिस्ट भी मानते थे कि खाली कॉपरेटिव से काम नहीं चलेगा। ठीक है, कॉपरेटिव बनाना अच्छी बात है, लेकिन खाली कॉपरेटिव से काम नहीं चलेगा। दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट एनकरेज कॉपरेटिव्स, कि खाली इंडिविजुअल्स अगर चाहें, यानी अकेले अकेले अगर कुछ पर्सन चाहें, नॉर्मल लोग चाहें कि हम कॉपरेटिव बना लें और इससे काम हो जाएगा सोसाइटी में, तो उससे नहीं होगा। सरकार को भी कदम उठाने पड़ेंगे, सरकार को लोगों को एनकरेज करना पड़ेगा कि आप भी कॉपरेटिव्स बनाएं। फ्रांस में लुई ब्लैंक वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कॉपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज। तो लुइस ब्लैंक थे फ्रांस में, तो उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, वो चाहते थे टू एनकरेज कॉपरेटिव्स, की कॉपरेटिव्स को एनकरेज किया जाए और जो कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज हैं वहाँ पे, यानी कि जो पूंजीवादी जो निवेश है, उपनिवेश हैं, उन सबको बंद किया जाए। दीज कॉपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशंस ऑफ पीपल। तो ये कॉपरेटिव्स क्या हैं, ये लोगों के द्वारा ही तो बनाए गए हैं, एसोसिएशन ऑफ पीपल है, यहाँ पे सब लोग जाके जुड़े हैं। हु प्रोड्यूस्ड गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर्स। तो सभी लोग जो है अपना सामान लेके आएंगे वहाँ पर, डिवाइड करेंगे प्रॉफिट को। अगर जितना भी प्रॉफिट होगा चीज़ों को बेचने के बाद, जो भी प्रॉफिट होगा, जिसने जितना कंट्रीब्यूट करा होगा उसको उतना ज़्यादा ही उसका जो फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा, वो मिल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, अमूल का एक एग्जाम्पल है। तो जो अमूल है वो अपने नाम में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म क्या है अमूल की, आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड। आनंद जो है गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे स्टार्ट किया गया था अमूल एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसका कोई अकेला मालिक नहीं है, सारे किसान जो दूध लेके यहाँ पे आते हैं वो सब इसके मालिक हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हो, जो किसान जितना दूध लेके आएगा, जितना अमूल को फ़ायदा होगा, उसको उसी के हिसाब से जितना दूध वो कंट्रीब्यूट कर रहा है अमूल में, उतना ही फ़ायदा उसको मिल जाएगा। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल्स एडेड अदर आइडियाज़ टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे जब सोशलिज्म के ऊपर आइडियाज़ चल रहे हैं, तो उसमें कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिच एंजल्स ने भी अपने आइडिया दिए। मार्क्स ने कहा कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। सिंपल सी बात है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी तो कैपिटलिस्ट होगी, कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होंगी वहाँ पे कैपिटलिस्ट वाले लोग होंगे, यानी वो लोग होंगे जिन्होंने उसको खोली होगी।
कैपिटलिस्ट ओन्ड द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वर प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। तो उनका कहना क्या था मार्क्स का कि कैपिटलिस्ट ओन्ड द कैपिटल, कैपिटलिस्ट जो थे, जो पूंजीवादी लोग थे, उनके पास पूंजी तो है जो उन्होंने फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट कर दी, लेकिन जो प्रॉफिट हो रहा है कैपिटलिस्ट को वो वर्कर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। भाई किस आदमी, नॉर्मल आदमी उस फैक्ट्री में काम कर रहा है तभी से तो गुड बन रहा है, कोई गुड्स बन रहे हैं, वो गुड्स मार्केट में बेचे गए, मुनाफा किसको हुआ? मुनाफा हुआ उस फैक्ट्री के मालिक को। तो उस आदमी को कोई मुनाफा नहीं हुआ, उसको तो जो परमानेंट तनख्वाह मिलनी है, सैलरी मिलनी है मंथ के एंड में, वो उसको मिलेगी। लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी तो उसका जो फ़ायदा मिलेगा वो किसको मिलेगा? फैक्ट्री ओनर को मिलेगा। द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। तो मार्क्स का कहना था कि जो लोगों की कंडीशंस थी, जो वहाँ पे कारीगर थे, कर्मचारी थे, उनकी कंडीशंस तब तक इम्प्रूव नहीं होगी जब तक सारा का सारा प्रॉफिट प्राइवेट लोगों के हाथ में रहेगा। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म। उसने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा कि वर्कर्स को कैपिटलिज्म को ख़त्म करना पड़ेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो रूल है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट, मार्क्स ये सोचते थे कि अगर हम लोगों को, यानी कि नॉर्मल लोगों को, वर्कर्स को कैपिटलिस्ट से, पूंजीवादी लोगों से फ्री होना है, तो उनकी एक्सप्लॉयटेशन से फ्री होना है, वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। तो लोगों को, वर्कर्स को एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी जहाँ पे सभी प्रॉपर्टी जो होगी वो सोशली कंट्रोल होगी, यानी वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम, एक पर्सन के नाम नहीं होगी, सोसाइटी के नाम होगी। पूरी सोसाइटी उस प्रॉपर्टी को क्या करेगी? मैनेज करेगी। दिस वुड बी अ कॉमन सोसाइटी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रायम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। तो उन्होंने कहा कि ये एक कॉमन कम्युनिस्ट सोसाइटी हुआ करेगी जहाँ पे पूरी कम्युनिटी के लिए वो सोसाइटी है। उसको ये लगा, मार्क्स को ये लगा कि वर्कर्स जो होंगे वो ट्रायम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट, कि वर्कर्स जो हैं उनको बहुत खुशी मिलेगी जब वो कैपिटलिस्ट लोगों से टकराएंगे, उनसे लड़ेंगे। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। तो मार्क्स का कहना था कि एक कम्युनिस्ट सोसाइटी जो थी ये नेचुरल सोसाइटी है, किसके लिए? फ्यूचर के लिए। चलिए, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वो फ्री है, उसको ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप मुझको कॉल या मैसेज कर सकते हैं 7665804421 पर। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।